दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में दूसरे दिन की। यात्रा को अयोध्या से मिल रहे समर्थन की। जानेंगे ओबीसी आरक्षण पर क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बिल्किस बानो मामले में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। बात करेंगे हल्द्वानी मामले पर घिरी बीजेपी सरकार की, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष के विवादित बयान की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात चुनाव को लेकर मंथन करेगी कांग्रेस। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह में सौंपेगी कमेटी। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते चेस्ट मेडिसिन विभाग में कराया गया भर्ती। शिवराज सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा धर्म परिवर्तन कानून पर हाईकोर्ट का फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने दी थी फैसले को चुनौती। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 367 अंकों की गिरावट के साथ 60,657 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 190 अंकों की गिरावट के साथ 18,043 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा ने विश्राम के बाद धुआंधार तरीके से यात्रा की शुरुआत की है और इन दिनों यात्रा उत्तर प्रदेश में है, जहां राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हो रहा है। लोग राहुल की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। और यूपी में सबसे खास बात यह है कि यहाँ राहुल को किसानों का भी समर्थन मिल गया है। तो वहीं सपा गठबंधन में शामिल आरएलडी भी खुलकर यात्रा का समर्थन कर रही है। तो कैसा रहा आज का दिन, देखिए रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। आज सुबह यात्रा मवीकला से शुरू हुई। हर रोज की तरह यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा भी की हैं। यूपी में भी यात्रा को दूसरे राज्यों की तरह भरपूर समर्थन और प्यार मिला। कड़ाके की ठंड में सुबह 6 बजे राहुल गांधी टी शर्ट में ही भारत यात्रियों के साथ निकल पड़े। आज सबसे खास बात ये रही कि किसानों ने राहुल का फूलों से स्वागत किया। किसानों ने कहा कि राहुल गांधी यहाँ जमीन पर नहीं बल्कि फूलों पर चलेंगे। उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि उनका जुड़ाव राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। लेकिन राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। वहीं आज यात्रा को अभिनेता राजीव निगम का भी साथ मिला, जिसकी तस्वीर साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को अंजाम देने वाले राजीव निगम ने आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम मिलाए। इसके अलावा आज राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान वैकल्पिक मीडिया के सदस्यों के साथ बातचीत की। यानी उत्तर प्रदेश में राहुल की यात्रा का जोरदार स्वागत बता रहा है कि इस राज्य में भी कांग्रेस मजबूत हो रही है। वहीं आज भारत जोड़ो यात्रा में असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित पुस्तिका भेंट कर असम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संघर्ष को साझा किया। इन्हीं खूबसूरत पलों के साथ और लोगों से जुड़ते हुए भारत जोड़ो यात्रा का 110वां दिन भी खत्म हो गया। आज यूपी में यात्रा के साथ भारी संख्या में लोग जुड़े। यात्रा को मिल रहा आम जनता का समर्थन यात्रा की सफलता को बयां कर रहा है। लेकिन यात्रा को सिर्फ आम जनता ही नहीं, अब हिंदूवादी संगठनों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। और ये संकेत मिले हैं विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष के बयान से। तो क्या बोले चंपत राय, देखिए खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा को अब तक कई बड़े चेहरों का साथ मिल चुका है, जिससे बीजेपी काफी बेचैन है। ऐसे में बीजेपी लगातार कांग्रेस को किसी न किसी तरह घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है और यात्रा पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। अब इसी बीच दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यात्रा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी साथ मिल सकता है। और ये दावा हो रहा है श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय के बयान के बाद से। दरअसल चंपत राय ने राहुल गांधी की तारीफ की है। चंपत राय ने कहा कि अच्छी बात है कि नौजवान देश को समझ रहा है और सर्दी में पैदल चल रहा है, ये प्रशंसनीय है। 50 साल का युवक अगर 3000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी यात्रा कठोर ठंड में कर रहा है तो मैं उसकी तारीफ ही करूंगा। कहना होगा कि सभी को देश की यात्रा करनी चाहिए। आरएसएस ने भारत जोड़ो यात्रा की कभी निंदा नहीं की। वहीं यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के एक दिन पहले राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप लोगों के हित में और लोगों की खुशी के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। यानी जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी अब तक राजनीति करती आई है, अब वहाँ के लोग राहुल गांधी के कायल हो रहे हैं।
चंपत राय ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। इससे पहले राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी यात्रा और राहुल की तारीफ की थी। अब बीजेपी के अपनों का यात्रा की तारीफ करना उसकी मुश्किल बढ़ा रहा है। लेकिन आज एक मामले में यूपी की बीजेपी सरकार को राहत भी मिल गई है। तो किस मामले में मिली सरकार को राहत, आइए देखते हैं। 2022 समाप्त होते होते यूपी की योगी सरकार मुसीबत में फंस गई। 26 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सरकार को आदेश दिया कि वो तुरंत निकाय चुनाव कराने का ऐलान करे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया। विपक्ष ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा ओबीसी वर्ग के खिलाफ रही है। आज ओबीसी का अधिकार छीना गया है, कल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हक छीना जाएगा। चारों तरफ से घिरी योगी सरकार विपक्ष के दबाव में दिखाई दी और उसने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने बिना ओबीसी आरक्षण के तुरंत चुनाव का ऐलान करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यूपी सरकार 3 महीने के लिए निकाय चुनाव टाल सकती है, लेकिन इस दौरान कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकेगा। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसी दलील को स्वीकार करते हुए 3 महीने के लिए चुनाव टालने का अधिकार राज्य सरकार को दिया है। दरअसल निकाय चुनाव में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया है, जिसके खिलाफ रायबरेली के सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडे ने जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि यूपी सरकार सर्वे या आयोग की रिपोर्ट के बगैर ही नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दे रही है, जबकि योगी सरकार की दलील थी कि निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को रद्द करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी तो यूपी सरकार को राहत मिल गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को आज भी राहत नहीं दी और एक बार फिर बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई टल गई। तो आज क्यों टली सुनवाई और क्या बोला कोर्ट, देखिए रिपोर्ट में। बिल्किस मामले में 11 दोषियों की रिहाई का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने इसकी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने पिछले महीने भी बिल्किस की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। सुनवाई टालने से पहले बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की याचिकाओं को भी बिल्किस की याचिका के साथ ही सुना जाएगा। सीपीएम की नेता सुभाषिनी अली और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मामले में अलग अलग याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि जब मामले की जांच सीबीआई ने की तो गुजरात सरकार केंद्र सरकार की अनुमति के बिना छूट देने की स्थिति में नहीं थी। बिना केंद्र सरकार की अनुमति के दोषी कैसे रिहा किए गए? कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई का आदेश तो दे दिया है, लेकिन किस बेंच में इसकी सुनवाई होगी अभी ये तय नहीं हो पाया। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि केस की सुनवाई फरवरी में ही शुरू हो पाएगी। तब तक बिल्किस को न्याय के लिए इंतजार करना होगा। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को बिल्किस मामले के सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इस मामले में बिल्किस बानो की समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को खारिज कर दी थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने एक बार फिर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। वैसे घिरी तो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार भी है, वो भी हाई कोर्ट के एक फैसले के चलते। और अब जनता सड़क पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कटघरे में खड़ी बीजेपी सरकार, अपने आशियाने को बचाने की गुहार, सड़कों पर जनता का प्रदर्शन। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी की हैं, जहां हजारों लोग अपने सपनों के घर को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। ये सभी कह रहे हैं कि कुछ तो करो सरकार, लेकिन बीजेपी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं अब ये मामला सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर पहुंच गया है, जिस पर कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया। अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ की जनता जमीन के लिए जंग लड़ रही है। दरअसल हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर बसी कॉलोनी को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था। रेलवे ने इलाके में अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो वहां रहने वाले लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लोगों की अपील है कि वो सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, लिहाजा उन्हें यहाँ से हटाना ठीक नहीं है। लोगों की अपील है कि सरकार उनके लिए पहले रहने की व्यवस्था करे और उसके बाद उन्हें हटाया जाए, क्योंकि इस वक्त जबरदस्त सर्दी पड़ रही है।
घर हाथ से गया तो खुले आसमान के नीचे जीवन मुश्किल हो जाएगा। जहां लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं तो वहीं रेलवे ने मकानों को गिराने के लिए कमर कस ली है। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत मामले को लेकर हल्द्वानी में उपवास पर बैठ गए हैं। इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना प्रकरण सही तरह से नहीं रखा है। रेलवे जिसको अपनी जमीन बता रहा है, उस जगह पर कई सरकारी स्कूल, फ्री होल्ड जमीन और सरकारी संपत्ति है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे। सरकार के मन में खोट है और वो किसी भी तरह से पीड़ितों को बेदखल करना चाहती है। सरकार केवल मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मुस्लिम कार्ड खेला है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या जवाब देती है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य के मुसलमान बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं और बीजेपी जानबूझकर उन्हें बेघर करना चाहती है। वैसे धर्म की राजनीति के आरोप तो बीजेपी पर अक्सर ही लगते हैं और एक खास समुदाय को टारगेट करना भी बीजेपी की पुरानी आदत है। और अब कर्नाटक में भी बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, जिस पर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। कर्नाटक में 2024 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए सभी दलों ने तैयारियों को रफ्तार दे दी है। जहां विपक्षी दल आम जनता की परेशानियों के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी धर्म की राजनीति करने में लग गई है। दक्षिण के एकमात्र राज्य में अपनी सत्ता को बचाने के लिए बीजेपी ने कर्नाटक में भी धार्मिक कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और ये संकेत मिले हैं कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान से। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद बढ़ सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को इस साल के विधानसभा चुनाव में सड़क, नाली और अन्य छोटे मुद्दों के बदले लव जिहाद के मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है और विपक्ष जमकर हमला बोल रहा है। कर्नाटक कांग्रेस ने इस भाषण का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, राज्य का विकास, रोजगार और शिक्षा मामूली मुद्दे हैं। ये शर्मनाक है कि बीजेपी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से विकास के बारे में बात नहीं करने के लिए कहा है, जो कि उसने बहुत कम किया है। कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति पहले ही कमजोर नजर आ रही है। अब इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान ने विपक्ष के हाथ में एक और मुद्दा थमा दिया है। साथ ही इस बयान ने बीजेपी की मानसिकता को भी उजागर किया है, जिससे बीजेपी के लिए अब कर्नाटक की सत्ता बचा पाना मुश्किल नजर आ रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई, लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ। तो क्यों पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आए आमने सामने, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार से शुरू हो गया। ये सत्र सिर्फ 3 दिन का है। इसमें विधायकों को शपथ दिलाए जाने के अलावा राज्यपाल का अभिभाषण और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। पहले दिन विधायकों की शपथ हुई और इस दौरान बीजेपी सदस्यों ने जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी के हंगामे के बीच विधायकों को शपथ दिलाई गई। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सबसे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को शपथ दिलाई। इसके बाद बारी बारी से दूसरे विधायकों को विधानसभा सदस्यता दिलाई गई। शपथ ग्रहण करने से पहले जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के पिछली बीजेपी सरकार के समय खोले गए संस्थानों को गैर अधिसूचित करने के आदेशों को तत्काल वापस लेना चाहिए। ये आदेश अवैध हैं, क्योंकि संस्थानों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार कैबिनेट के पास है, जिसका गठन अभी हुआ ही नहीं है। जयराम ठाकुर को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहले विधायकों की शपथ पूरी हो, उसके बाद विपक्ष जिस मुद्दे पर चाहे चर्चा कर ले, हम इसके लिए तैयार हैं। विधायकों की शपथ के बाद निगाहें विधानसभा स्पीकर के चुनाव पर भी हैं। गुरुवार को विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी होना है और कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह पठानिया का विधानसभा स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। पठानिया ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भी भर दिया है। उनके नामांकन के समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि पठानिया का चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। 65 वर्षीय कुलदीप पठानिया हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पठानिया साल 1985 में पहली बार कांग्रेस से विधायक बने और इस साल उन्होंने चौथी बार चुनाव जीता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही।